वत्सली अद्भुत लर्निंग के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो हम लास्ट टाइम पेडागॉजी में अधिगम के बारे में पढ़ रहे थे। हमने अधिगम पढ़ा, अधिगम के नियम पढ़े। अब आज हम उसका नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, अधिगम के सिद्धांत। अधिगम के काफी सिद्धांत हैं, कोई फिक्स नहीं है। मतलब कुछ बुक्स में आपको 10 मिलेंगी, कुछ में 11, कुछ में 12। मेन ये टॉपिक नहीं, मतलब ये जरूरी नहीं कि अधिगम के सिद्धांत कितने हैं। मेन जो है वो किसने दिए, किस पर दिए, ये ज्यादा जरूरी है। तो मेन कॉन्सेप्ट है, तो टाइम वेस्ट करते बिना हम लोग मेन टॉपिक पर आते हैं। सबसे पहला अधिगम का सिद्धांत था व्यवहारवाद का सिद्धांत। व्यवहारवाद का सिद्धांत इंग्लिश में जाना चाहे, व्यवहारवाद मतलब बिहेवियर, तो थ्योरी ऑफ बिहेवियरिज्म, बिहेवियर की थ्योरी, ठीक है। अब व्यवहारवाद का सिद्धांत मेन पूछा क्या जाता है, इससे क्वेश्चंस क्या क्या आ सकते हैं वो हम आपको भी बताएंगे। तो इसके जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसके कहा, उसका नाम जो था वो था थॉर्नडाइक। ये मेन याद रखना है कि ये थॉर्नडाइक इसके प्रवर्तक थे, इसीलिए इसको थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत भी कहते हैं। सीखने का सिद्धांत, क्योंकि अधिगम मीन्स क्या होता है, अधिगम में सीखना, और थॉर्नडाइक ने दिया तो थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत, ठीक है। इन्होंने जिस बुक में करा था, उस बुक का इनका नाम था, जो पुस्तक लिखी थी, एनिमल इंटेलिजेंस। एनिमल इंटेलिजेंस हम कहना चाहें, मतलब एनिमल की इंटेलिजेंसी को इन्होंने देखा। एनिमल इंटेलिजेंस नाम की इन्होंने एक बुक लिखी। ये मेन पॉइंट है जो आपको याद रखना, ठीक है। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत कहते हैं, इन्होंने बुक लिखी एनिमल इंटेलिजेंसी। इनको प्रथम मानव व्यवहारवादी भी कहा, क्योंकि व्यवहारवादी सिद्धांत दिया था, तो इनको प्रथम मानव व्यवहारवादी कहा जाता है। फर्स्ट ह्यूमन बिहेवियरिज्म, व्यवहारवादी, फर्स्ट ह्यूमन बिहेवियरिज्म भी इन्हें बोला जाता था। अब इन्होंने किस पर रिसर्च करी, ये क्वेश्चन, इन्होंने बिल्ली पर करी, कैट। इन्होंने कैट के ऊपर रिसर्च किया। हाँ, ये चीज मेन पूछी जाती है, जो पूछा जाए वो मैंने लिखा। थॉर्नडाइक का सीखने का सिद्धांत, अगर क्वेश्चन क्या आ सकते हैं, इन्होंने किस पे रिसर्च करी, इन्होंने बिल्ली पे रिसर्च करी। एक भूखी बिल्ली थी, इन्होंने उसको पिंजरे के अंदर रखा और लीवर के थ्रू इन्होंने खाना फंसा दिया। अब वो भूखी बिल्ली क्या करे, खाने के लिए कूदे, कोशिश करे खाना पाने के लिए, लेकिन ना मिले, बार-बार कूदे, फिर नीचे आए, फिर कूदे, फिर नीचे आए, नहीं मिले। ये चीजें तो आपने काफी सुनी। फिर एक बार ऐसे कूदते कूदते उसका लीवर पे पैर पड़ जाता है, वो आ जाती, लेकिन उसको पता नहीं चलता कि लीवर पे पैर पड़ा है। फिर वो कोशिश करती है, फिर उसको ये चीज पता चलने लगती है कि लीवर पे पैर रखने से उसको भोजन मिल रहा है। इसका मतलब उसने कम से कम बहुत बार प्रयास किया, मान लो उसने 100 बार प्रयास किया। 100 बार कोशिश करने के बाद उसको लास्ट में एक सफलता का कारण पता चल गया कि मैं अगर लीवर पे पैर दबाऊंगी तो भोजन मुझे मिलेगा। तो ये सिद्धांत ने हमें क्या बताया, इस सिद्धांत ने हमें ये बता दिया कि हम सीख कर कोई भी चीज कर सकते हैं। इसने सीखने पर जोर दिया, इसने सीखने पर जोर दिया कि अगर हम कार्य को सीखना प्रारंभ करते हैं तो वो एक प्रयास में ही जरूरी नहीं कि हम सीखें। हम कोई कार्य करना शुरू करते हैं, करते रहते हैं, तो एक ऐसी स्थिति आती है, एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि जिस स्थिति में हमें उसके प्रति एक प्रतिक्रिया मिल जाती है। जैसे कि स्थिति क्या, एक स्थिति मतलब एक उत्तेजक पोजीशन आ जाती है जिसमें कार्य प्रारंभ किया और एक विशेष क्रिया के रूप में वो आ जाता है, ठीक है। मतलब एक ऐसा समय आता है जब बिना गलती के वो काम होता है। जैसे वो स्थिति ऐसा होगी, प्रतिक्रिया मतलब वो ऐसा, इसको ऐसा थ्योरी भी बोलते हैं। मतलब एक कंडीशन ऐसी आ गई जब इंसान बिना गलती के सीधे कर लेगा, बिल्ली को भूख लगेगी, वो लीवर दबाएगा, भोजन आएगा, वो खा लेगा। तो एक कंडीशन ऐसे आ गई। इस विधि का जो प्रयोग है ज्यादातर गणित और विज्ञान में किया जाता है, गणित और विज्ञान में इसका प्रयोग करते हैं।
मैथ्स एंड साइंस के लिए बहुत उपयोगी है, ये विधि बहुत यूजफुल है मैथ्स एंड साइंस के लिए। इसलिए यूजफुल है क्योंकि ये सिद्धांत अभ्यास द्वारा सीखने पे जोर देता है। कि किस पे जोर देता है? अभ्यास द्वारा। अभ्यास मतलब प्रैक्टिस, ये अभ्यास पे फोर्स देता है। और मैथ्स में क्या होता है, हमें एक क्वेश्चन होता है, हमें हमारा अध्यापक आके, हमारा टीचर आके हमें मैथ्स का कोई क्वेश्चन कराता है, ठीक है। फिर क्या होता है, एक बार भी कम समझ में आता, दोबारा फिर कोशिश करते, दोबारा फिर कोशिश करते, इस तरह प्रयास करते करते एंड में क्या हम देखते ही बता लेते हैं कि क्वेश्चन ऐसे हो। तो यही बात तो हुई ना। तो इसलिए इसका यूज मैथ्स और साइंस के लिए ज्यादा माना जाता है क्योंकि अभ्यास के लिए, ठीक है। ये मेन टॉपिक होंगे। थ्योरी क्या है ये नहीं पूछा जाता है, मैंने आपको थोड़ा समझा दिया। मेन व्यवहार, अब इसके नाम आपको जरूरी पता होने चाहिए, नाम क्या होते हैं। थॉर्नडाइक के सीखने का सिद्धांत बिल्ली पर हुआ, इन्होंने एनिमल इंटेलिजेंस नामक बुक लिखी, इसको व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। इसके और भी कुछ नेम है, वो याद रखिए क्योंकि एग्जाम में आ जाता है। इसको अब जैसे क्या है, प्रयास करा त्रुटि मिली, प्रयास करा त्रुटि मिली, प्रयास करी एक बार सफलता मिली, इसलिए इस विधि को प्रयास एवं त्रुटि या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। प्रयास एवं त्रुटि या प्रयास एवं भूल का सिद्धांत भी कहते हैं। मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, भूल का भी सिद्धांत। नाम याद रखना जरूरी कि ये भी नाम लिख करके आ सकता है। इसके अलावा इसे संबंधवाद, संबंध रिलेशन बनता है ना, संबंधवाद का सिद्धांत, संयोजनवाद, संयोजनवाद का सिद्धांत, ये सारे सिद्धांत कहते हैं, ये सारे इसके नाम हैं। बंध का सिद्धांत, बंध का सिद्धांत, बंध मतलब एक रिबंध हो जाना, अबंध हो जाना। इसके अलावा अगर हम और कहने चाहे आरएस, तो मैंने बोला ये एसआर होता है, एसआर रिलेशन बन रहा है ना, तो इसको एसआर थ्योरी भी बोलते हैं। हिंदी में बोले एस मतलब उद्दीपक, आर मतलब उसके प्रति प्रतिक्रिया। तो ये सारे नाम ऐसे कहे जो तो हर्ष दुख भी, खुशी मिली और नहीं हुआ तो दुख मिला, तो ये सारे नाम इसके होते हैं, ठीक है। मेन आपको ये पता होना चाहिए व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया है। इन्होंने जो बुक लिखी वो एनिमल इंटेलिजेंस नाम की बुक थी। ये प्रथम मानव व्यवहारवादी थे, इन्होंने कैट पर रिसर्च किया। और नाम इसके याद रखना है क्योंकि एग्जाम में नाम आ जाता है। अभी लास्ट टाइम सीटेट के पेपर में आ गया था क्लासिकल थ्योरी का, अब उसके नाम उन्होंने कहीं दे दिए थे, वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ऐसे इसके नाम पता होना चाहिए। थॉर्नडाइक ने व्यवहार के ऊपर दिया, इसमें हम प्रयास करते हैं थोड़ा नाम मैच करके करिए क्योंकि इतने नाम याद रखना कंफ्यूजन है, क्योंकि इनकी बहुत थ्योरी है और सबके कई नाम तो कंफ्यूजन हो जाता है। मैं अभी आपको समझा दे रही हूँ, बाद में मैं आपको लिस्ट एक प्रोवाइड करवा दूंगी, जिससे आप उससे देख लीजिए, ये पहले समझना जरूरी है। तो प्रयास एवं त्रुटि, क्योंकि प्रयास करता है भूल, आपस में संबंध बनाते हैं लीवर को दबाने से, इस तरह संयोजन आपस में कैसा हुआ, बंध और एसआर, ये सारी चीजें इस पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं, जो नेक्स्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा जो, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, हम दूसरा क्या है, दूसरा सिद्धांत हमारा क्या था, दूसरा सिद्धांत है शास्त्रीय अनुबंध, ठीक है। शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत, अनुबंधन, ये यहाँ न लगा के यहाँ लगा, अनुबंधन सिद्धांत, ये इंपॉर्टेंट है। ये एग्जाम में लास्ट टाइम इसके नाम पूछे गए थे, इसके क्या नाम होते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इंग्लिश में अगर जानना चाहें तो लिख सकते हैं क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, क्लासिकल, ठीक है, क्लासिकल कंडीशनिंग, कंडीशंस मतलब कंडीशनिंग थ्योरी, ठीक है। अब ये क्लासिकल वर्ड शास्त्री से ही पता चल रहा होता है, तो क्लासिकल थ्योरी एग्जाम में आ जाए तो शास्त्रीय थ्योरी कहलाती है। बाकी इसके और भी नाम है, पहले हम बेसिक चीज बात कर लेते हैं। अब क्लासिकल थ्योरी के प्रवर्तक कौन थे, इन्होंने पाओ लॉ, पाओ पे दिया, पाओ लॉ सॉरी इसके प्रवर्तक थे, पाओ लॉ। अब पाओ कौन खाता है, कुत्ता, तो इन्होंने किस पर रिसर्च करी, कुत्ते पर करी, ठीक है।
घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, फिर घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, घंटी बजाई। तो ये कंडीशन ऐसे आ गई, उसने घंटी को भोजन से रिलेट किया, ठीक है, तो उसके मुंह में लार आने लगी। पहली 2 बार 3 बार नहीं हुआ, फिर उसके मुंह में लार आना शुरू हो गई। फिर ये देखा कि घंटी बजाते ही उसके मुंह में लार आने लगी, जबकि हमने भोजन नहीं दिया। तो इससे क्या होता है कि उसने उस म्यूजिक को उससे रिलेट किया। तो इसका जो उपयोग होता है मेन बुरी आदतों को छुटकारने के लिए किया जाता है, उसकी जगह वो कर लेना। होता है ना कि हम जैसे सिगरेट नहीं पीनी, उसकी जगह हम ये कर ले। तो वैसे ही इसको भोजन नहीं दिया, लेकिन हमें लार चाहिए थी, तो हमने घंटी से उसको कोरिलेट कर लिया। मेन ये नहीं पूछा जाता, मेन ये पूछा जाता है किसने बजाई, किसने करी और क्या करी, ये चीज मेन पूछा जाता है, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करना चाहें कि रिलेशन कैसे बनेगा, तो इसमें आप सोचो, अगर आप घंटी की जो आवाज है वो अस्वाभाविक बात है, ठीक है। घंटी की आवाज एक नेचुरल नहीं है, लेकिन इस पे क्रिया क्या हो जाती है, कान उत्तेजित होकर सुनता है, ये क्रिया होती है अस्वाभाविक में। और फिर ये इसका कोई यूज नहीं था, लेकिन उसको डालने के लिए फिर स्वाभाविक योजना क्या होती है, भोजन। भोजन एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, और इस स्वाभाविक प्रक्रिया से क्या होगा, लार टपकेगा, लार टपकेगा उसका। फिर बाद में मेन स्थिति क्या हो जाएगी कि वो घंटी की आवाज से ही लार टपकाने लगेगा, भोजन हो चाहे ना हो। इस तरह की क्रियाएं इससे हो जाती हैं। लेकिन जो पूछने वाली चीज है वो जानिए, तो खाली इंट्रो देना था। मेन इसके नाम जानना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में काफी नाम से पूछा जा सकता है इसको, और क्या कहते हैं क्या नहीं कहते, ये जानना जरूरी है। तो सबसे मेन इसका नाम क्या है, इसको प्राचीनतम सिद्धांत भी कहते हैं। प्राचीन पुराना सिद्धांत था, तो प्राचीनतम सिद्धांत भी कहते हैं, ठीक है। प्राचीन पुराना ऐसे सब कुछ आ जाए तो ये अधिगम का क्या है, प्राचीनतम सिद्धांत, अधिगम का प्राचीनतम सिद्धांत, ठीक है। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट कि इसे क्लासिकल और शास्त्रीय, तो यहीं से दिख रहा है क्लासिकल और शास्त्रीय, ये एग्जाम में पूछा गया था, यही वर्ड आया था नाम। सब अब की बार दूसरा नाम दे सकते, इसलिए याद आना जरूरी है। दूसरा इसका नाम क्या हो सकता है, अस्वाभाविक अनुक्रिया। मैंने अभी बताया ना, अस्वाभाविक अनुक्रिया। अस्वाभाविक क्यों, घंटी बजाना एक अस्वाभाविक स्वभाव की बात नहीं है, और फिर भोजन देना एक स्वाभाविक चीज है, लेकिन बाद में क्या है, घंटी बजाते ही लार मिल रही है, अस्वाभाविक पर ही वो क्रिया करने लगा, इसीलिए इसे अस्वाभाविक क्रिया भी कहते हैं। और अगला क्या कहें हम, अनुकूलित अनुक्रिया, अनुकूलित अनुक्रिया, ठीक है, अनुकूलित अनुक्रिया। इसी तरह अनुबंधन, ये सब नाम इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये चीज याद रखिएगा। एक चीज और याद रखिएगा, यही सेम सिद्धांत वॉटसन ने भी दिया, यही सेम सिद्धांत वॉटसन ने दिया, सेम थ्योरी, ठीक है, यही सेम थ्योरी वॉटसन ने दिया। बस उन्होंने क्या किया, इसको मनुष्य पे किया, उन्होंने ये चीज मनुष्य पे करी, लेकिन उनका भी एम यही था, बुरी आदत को मतलब आदतों मतलब ऐसे रिसर्च था। उन्होंने क्या किया, मनुष्य पे कैसे, एक 11 महीने के शिशु को लिया, 11 महीने के शिशु को लिया और देखा, एक सफेद चूहा उसके सामने छोड़ा तो डरा नहीं डरा, उन्होंने देखा क्या स्वाभाविक बात हुई। फिर उन्होंने क्या किया, चूहे के साथ में डराने वाली आवाज, ऐसी क्रियाएं करी कि उसे डर लगे। फिर लास्ट में एक कंडीशन आई कि वो चूहा छोड़ते ही डर जा रहा था, भले वो क्रिया ना हो रही। उन्होंने ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने आपको बताया, मेन ये है कि शास्त्रीय क्लासिकल पावर ने दिया कुत्ते पर, उन्होंने घंटी बजाई, इसके नाम दिया, ये मेन चीज जरूरी है, समझ में आएगा, ये हमारा मेन जरूरी है। तो मेन आपको नाम याद रखना हो, किस पे किया यही याद रखना, थोड़ा थ्योरी जानना जरूरी है, ताकि वैसे वो पूछा नहीं जाता। तो ये हो गया हमारा सेकेंड। अब थर्ड पर आते हैं हम। थर्ड वाला भी काफी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कई बार। थर्ड हमारा है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। थर्ड है क्रिया प्रसूत सिद्धांत। क्रिया प्रसूत सिद्धांत, क्रिया प्रसूत सिद्धांत अगर इंग्लिश में कहना चाहे तो क्रिया मतलब एक्शन, प्रसूत मतलब डिलीवरी होना, एक्शन डिलीवरी, प्रिंसिपल क्या है, थ्योरी क्या मतलब है,
ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। क्रिया, क्रिया करना, देखो क्रिया स्किनर, किया स्किनर, काका का ना मिल रहा है, तो इससे याद रखिए क्रिया प्रसूत स्किनर ने दी। इन्होंने भी बुक लिखी थी, उस बुक का नाम था टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। देखिए थॉर्नडाइक ने भी बुक लिखी थी एनिमल के ऊपर, एनिमल इंटेलिजेंसी, और इन्होंने भी लिखी थी टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग। टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग मतलब टीचिंग के लिए हम कैसी कैसी टेक्नोलॉजी यूज करें। ये हमारे 20वीं सदी के मतलब 20th सेंचुरी के पहले मानव मौलिक थे, पहले मानव मौलिक व्यवहारवादी। देखो थॉर्नडाइक क्या थे, मानव व्यवहारवादी थे, लेकिन ये 20वीं सदी के पहले थे। इंग्लिश में कहना चाहे ह्यूमन फंडामेंटलिस्ट बिहेवियर, ठीक है। लेकिन इन्होंने रिसर्च किस पे करी, इन्होंने चूहे पर करी। पहले इन्होंने मेन चूहे, सफेद चूहे पे करी, उसके बाद इन्होंने कबूतर पर भी किया। तो ये याद रखना है, ये स्किनर और ये। तो क्रिया प्रसूत सिद्धांत किस पे किया उन्होंने, सफेद चूहे उस पे किया। क्रिया प्रसूत का मतलब ही क्या हो जाता है, क्रिया मतलब अगर हम आपको समझाना चाहें कि ये जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत पुनर्बलन पर जोर देता है। पुनर्बलन कहने का मतलब इन्होंने क्या किया कि चूहे को, मतलब चूहा एक था, उसको एक ऐसी जगह पर रखा जहाँ बहुत सारे मार्ग थे, कई सारे मार्ग रहे, ऐसे खूब रास्ते थे। तो चूहा सब रास्तों से दौड़ता रहा, इधर भागता रहा, उधर भागता रहा, इधर भागता रहा, उधर भागता रहा, के मारे करता रहा, लेकिन भोजन प्राप्ति, फिर एक ऐसी समय आया जिसे भोजन प्राप्ति हो गई, ठीक है। कहने का मतलब क्या है, इस पे कार्य करने पे बल प्रदान करना। अगर हम आपको एग्जांपल देके समझाना चाहें कि इसमें पुनर्बल देकर के कुछ कार्य किया जाता है, जैसे क्या था, चूहा भागता रहा, उसे भोजन मिल गया, तो उसको प्रोत्साहन एक तरह का मिला, तो वो भागेगा, उसे और भोजन मिलेगा। अगर हम नॉर्मल अध्यापक के बस की बात करें, जैसे विद्यार्थी होता है, वो पढ़ता है, ठीक है, उसके बाद उसको अंक मिलते हैं, तो अंक मिलने पर अगर उसकी प्रशंसा की जाए, उसको इनाम दिया जाए, तो वो खुश होगा ना, प्रोत्साहन मिलेगा, तो वो काम को और करेगा। इसीलिए क्रिया प्रसूत सिद्धांत पुनर्बलन पे जोर देता है कि मतलब किसी चीज को पुरस्कृत करना मेन चीज ये होती है, ठीक है। इसीलिए इसको पुनर्बलन सिद्धांत के नाम से भी जानते हैं। और ये काफी पूछा जाता है कि क्रिया प्रसूत किसका है, क्रिया स्किनर का है, ठीक है। और इसको इतने टेक्नोलॉजी ऑफ टीचिंग लिखी क्योंकि पुनर्बलन पे शो करता है। तो हम ऐसी क्या मेथड अप्लाई करें कि बच्चों को प्रोत्साहन मिले, वो काम करें, उनको हमें आगे बढ़ाना है, तो हम क्या क्या प्रोत्साहन यूज कर सकते हैं, तो ये इस पे होगा। अब इसके मेन नेम जानना जरूरी है जो पूछा जाता है। अब इसके अदर में सबसे इंपॉर्टेंट नाम जो इसका आया था एग्जाम में कि नैमितिक सिद्धांत, नैमितिक सिद्धांत, ये पेपर में आया था कि नैमितिक सिद्धांत कौन सा सिद्धांत, ये आया हुआ है, ठीक है, ये आया हुआ एग्जाम। इसका नाम, तो इसको इंग्लिश में कहते हैं एथिक्स थ्योरी, एथिक्स थ्योरी, ठीक है। ये बहुत, इसका नाम याद रखना जरूरी। इसके अलावा अगर और नाम आप जानना चाहें तो अनुकूलित अनुक्रिया, ऐसा अर्थ होता है ना, ये सब नाम इतने नहीं जरूरी है। अनुकूलित, क्योंकि ये सब नाम कईयों के हैं तो कंफ्यूजन हो जाती है। अनुकूलित, उद्दीपक क्रिया, ये सब नाम होते हैं, मगर ये कई नाम से मतलब नहीं होता है। मेन नैमितिक सिद्धांत हो जाना। एक चीज और मैंने क्या बताया लास्ट टाइम, ऐसा अर्थ थ्योरी बताई मैंने, उद्दीपक फिर उसके अकॉर्डिंग प्रतिक्रिया, ये बताया मैंने आपको। उद्दीपक क्या था, जैसे लीवर तो भय, क्रिया के भोजन मिली, मगर इसने इस परंपरागत थ्योरी को बदल दिया। इसने एसआर थ्योरी को आरएस थ्योरी बता दिया। इसने ये कहा कि अगर बच्चों को किसी चीज पे क्रिया मिलती है तो उसमें परिवर्तन होता है, तो वो कार्य मतलब प्रोत्साहन, हम किसी बच्चों को प्रोत्साहन देते हैं, प्रशंसा करते हैं या कुछ करते हैं, तो वो खुश होकर उस कार्य को और करता है। तो इसने इस परंपरागत थ्योरी को बदला। इसने बताया कि चाइल्ड सेंटर्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग हो गई कि चीजें अगर हम किसी कार्य को करने को प्रोत्साहन देंगे, पुनर्बलन देंगे, तो कार्य और होगा, ठीक है। तो मेन याद रखना है क्रिया प्रसूत सिद्धांत स्किनर का है, चूहे पे किया, इसको मेन नैमितिक सिद्धांत या एथिक्स थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके अलावा बाकी
छोटे छोटे में पूछी जाती है, उसको हम बहुत एक्सप्लेन में नहीं पूछी जाती। ये 3 थ्योरी कॉफी, थॉर्नडाइक की, क्रिया प्रसूत, शास्त्रीय, ये 3 पूछी जाती है काफी, बाकी के सब साइंटिस्ट पूछे जाते हैं, तो थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, एक ऐसे और है इंपॉर्टेंट है, अंतर्दृष्टि या सूक्ष्म का सिद्धांत, सूक्ष्म का सिद्धांत। ठीक है, अंतर्दृष्टि सूक्ष्म का सिद्धांत जो है वो कोहलर ने दिया, कोहलर ने दिया। इसको गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत भी कहते हैं, यही वर्ड बहुत जरूरी है, पूछ लिया जाए गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर ने दिया। गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत को और क्या कहते हैं, अंतर्दृष्टि सिद्धांत भी कहते हैं। इन्होंने जो रिसर्च करी वो चिंपैंजी पर करी, ठीक है, जिसका नाम क्या था, सुल्तान। कभी एक बार किसी पेपर में नाम आ गया, जिस बंदर पे गिरी उसका नाम क्या था, इसको बनमानुस कहते थे। ठीक है, इसको केला के ऊपर उन्होंने किया, केला नॉर्मल सी बात है, बंदर केला खाता है, तो केले के ऊपर दे करके किया था। अब इसके नाम अगर हम जानना चाहें तो अदर नेम क्या है, एक मैंने बताया ही, गेस्टाल्ट, यही गेस्टाल्ट के नाम से काफी पूछा जाता है। गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत किसने दिया, तो कोहलर ने दिया, यही नाम इसका सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसके और नाम भी हैं, समग्र सिद्धांत, पूर्ण सिद्धांत, पूर्णाकार सिद्धांत, ये सब भी नाम है, लेकिन मेन नाम ये जरूरी है, ये पूछा जाए। इस सिद्धांत का मेन होता है किसी समस्या का हल स्वयं को ही खोजने के लिए प्रेरित करना, मतलब अगर कोई समस्या मिली है उसको आप कैसे हल करोगे। इसने इसी को अंतर्दृष्टि, मतलब किसी समस्या के प्रति अपने अंदर की दृष्टि को जागृत करना कि वो समस्या को हम हल कर सके। तो इन्होंने अंतर्दृष्टि का सिद्धांत किसने दिया, कोहलर ने दिया। ये सिद्धांत में क्या था, किसी समस्या को हम स्वयं कैसे, नाम से अंतर्दृष्टि, सूक्ष्म, तो ये चीज में याद रखिएगा। अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कोहलर ने दिया, जो कि गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत, वो गेस्टाल्ट वादी सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है, मेन ये जरूरी है ये नाम। और इसके जो चिंपैंजी बंदर पे क्या था, इसका नाम सुल्तान था। ठीक है, एक और हमारा आता है गुथरी का प्रतिस्थापन का सिद्धांत, ये भी जान लिया, पूछने खाली इतना जानना है। गुथरी का सिद्धांत का नाम क्या था, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। ठीक है, इसको समीपता का सिद्धांत भी कहते हैं, बस इसमें इतना ही जानना, और ये डिटेल में नहीं आता इतना। गुथरी ने कौन सा सिद्धांत दिए थे, गुथरी ने प्रतिस्थापन और समीपता का सिद्धांत दिया था। इसका मेन एम क्या था, शिक्षक को जो भी कार्य कर रहा है उस प्रक्रिया को कैसे प्रभावशाली बनाए। गुथरी ने दिए थे 2, मतलब इसी के नाम है, ये कहो या ये कहो, प्रतिस्थापन का सिद्धांत या समीपता, मतलब इसने दोहराने पे फोर्स किया। इसने ये कहा कि जो अध्यापक होता है वो जो भी उद्दीपक के थ्रू जो अनुक्रिया करता है, मतलब वो जो भी कार्य करता है उस कार्य को और अधिक प्रभावशाली बनाने के लिए उस कार्य को दोहराना चाहिए, उस कार्य के समीप रहना चाहिए। समीप रहने का मतलब क्या हो गया, मतलब जो कार्य हम कर रहे हैं उस कार्य से जुड़े रहें, लगे रहें, ताकि वो कार्य में हम प्रबल हो सके, कुशल हो सके। इसीलिए इसने दोहराने पे जोर दिया। तो मेन इसमें ये भी पूछा जाता है समीपता का सिद्धांत किसने दिया, तो गुथरी ने दिया। अब तो ये समझिए, समीप रहना, गुटर जाना, गुटरबू करना। गुटरबू कैसे करोगे आप, पास बैठ के तो करोगे ना। तो समीपता का सिद्धांत किसने दिया, गुथरी ने दिया। ये 5 तरह के सिद्धांत मैंने आपको बताया। अभी इसके कुछ और सिद्धांत भी हैं, लेकिन इतना पहले आप